नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। आज हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका एन अर्ली एम्पायर। ठीक है, सबसे पहले साम्राज्य जो आपके दिखाई देते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी आपके साथ कुछ महाजनपदास के बारे में और कुछ आपके ऐसे महाजनपदा जो धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, ठीक है, पावरफुल होते हुए नजर आ रहे थे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि उस टाइम पीरियड में जो अर्ली एम्पायर्स राइज कर रहे थे, ठीक है, कुछ एम्पायर्स राइज करते हुए दिखाई दे रहे थे। आज हम उन एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो टॉपिक है उसके अंदर से जो पहला क्वेश्चन आता है वो है आपका व्हाट आर द सोर्सेज अबाउट मौर्यन एम्पायर। ठीक है दोस्तों, आपको नाम से पता चल गया होगा हम किस एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है, आज की जो आपकी वीडियो है उसके अंदर हम बेसिकली मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करेंगे कि मौर्यन एम्पायर कैसे राइज करा था, उसके लिए इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, ठीक है, हम कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि जो अर्ली एम्पायर राइज कर रहे थे और उसमें से जो सबसे पहला एम्पायर हमको मौर्यन एम्पायर दिखाई देता है, मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज है, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है मौर्यन एम्पायर को लेकर। ठीक है दोस्तों, सोर्सेज से पहले थोड़ी बेसिक चीजें जानते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में कि मौर्य एम्पायर कहाँ था, कैसे राइज करा, उसके फाउंडर कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर मगधा महाजनपदा के बारे में बात करी थी, मगधा महाजनपदा के बाद ही आपका मौर्यन एम्पायर राइज करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ मगधा एम्पायर जो फॉर्म करा गया था उसके बाद जो फर्स्ट आपका मोस्ट प्रॉस्पेरस एंड डेवलपिंग एम्पायर था वो था आपका मौर्यन एम्पायर और जो उसके फाउंडर थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके एम्पायर को, मौर्यन एम्पायर को फाउंड करा था। ठीक है, अगर हम मौर्यन एम्पायर के एक्सटेंट के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा एरिया के अंदर एक्सटेंडेड था। ठीक है, आपके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर, और इसी के साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की जब हम बात करते हैं तो आपके अफगानिस्तान, ठीक है, आपके बलूचिस्तान, ये सभी एरियाज भी इंक्लूडेड थे। इसी के साथ साथ इसी एम्पायर के एक बहुत ही ज्यादा फेमस और ऐसे रूलर जिसके बारे में, जिसकी स्टोरीज हर किसी ने सुनी हुई है, वो है आपके अशोका। ठीक है, अशोका द रूलर के बारे में सभी ने सुना हुआ है, बहुत से सीरियल्स आते हैं, बहुत से आपके ऐसे आप कह लीजिए एपिक्स हैं, आपके रिसर्च वर्क्स करे गए हैं, बुक्स हैं पर्टिकुलरली अशोका के ऊपर। ठीक है, तो जो मोस्ट फेमस रूलर थे आपके मौर्यन एम्पायर के वो थे अशोका, और अशोका ने ही कलिंगा रीजन तक आपके एम्पायर को एक्सटेंड करा था। ठीक है, और उस समय पे इतने बड़े एम्पायर को एक्सटेंड करके आपका कंट्रोल कोई भी आपका रूलर उसको टुगेदर नहीं रख पाया था, लेकिन अशोका ने ऐसा कर दिखाया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सोर्सेज के बारे में। हमारे पास सोर्सेज क्या है? सोर्सेज का जो बेसिक आप मीनिंग देखोगे कि सोर्सेज का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन कहां से निकाल रहे हो, क्योंकि देखो हर एक चीज के लिए, हर एक एस्पेक्ट के लिए आज के टाइम पे बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन चीज ये आती है कि क्या वो रियल है, ऑथेंटिक है, या फिर वो फेक है। ठीक है, तो हमको ऑथेंटिक चीजों के ऊपर जाना पड़ेगा जब हम किसी एक पर्टिकुलर एम्पायर के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम सोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो एक मेन चीज जो आप याद रखोगे, ठीक है, जो आपकी ग्रेजुएशन में भी आपकी हेल्प करेगी, वो ये है कि आपके सोर्सेज को मेजरली दो चीजों के अंदर डिवाइड करा जाता है। ठीक है, दो ब्रांचेस के अंदर। पहली चीज आपका आर्कियोलॉजिकल मटेरियल। ठीक है, यहां पे आप बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज करते हो आर्टिफैक्ट से। ठीक है, और दूसरी चीज आपकी है लिटरेरी मटेरियल, मतलब कि
आपका जो ऐसा आपके कह लीजिए जिसको आप रीड एंड राइट कर सको, ठीक है, वो है आपका लिटरेरी मटेरियल, जिसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स में हम सिर्फ देख सकते हैं और उससे थोड़े बहुत उसके ऊपर आप कह लीजिए एनालिसिस करके वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो मेजर पार्ट है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेडली हमारे पास आर्कियोलॉजिकल कौन से मटेरियल हैं, तो इसके अंदर जब आप बात करोगे तो एक आप कह लीजिए ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली दिखाई देती है वो है आपके स्कल्पचर्स, ठीक है। आपके स्कल्पचर्स बहुत ही जल्दी दिखाई दे जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्पैन पे। और इसी के साथ साथ एक और मोस्ट यूनिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक सिविलाइजेशन में, हर एक एम्पायर में आपको मिलती है, जो आप कह लीजिए कि हिस्टोरियंस के लिए एक बेस होता है, उन्हीं चीजों से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो है आपके इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में भी कुछ इंस्क्रिप्शंस थी, लेकिन मौर्यन एम्पायर के अंदर जो इंस्क्रिप्शन का रोल था, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडेड था। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लिटरेरी मटेरियल्स के बारे में। आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स के बारे में हमने बात करा, हमारे पास स्कल्पचर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं। लिटरेरी मटेरियल के अंदर भी हमारे पास बहुत सी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि मेगास्थनीज के अकाउंट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन एक चीज ये है कि वो फ्रैगमेंट्स में है। फ्रैगमेंट्स मीन वो हमारे पास टुकड़ों में मौजूद है, पूरी बुक, पूरा अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है, उसके छोटे छोटे आप कह लीजिए आपके पार्ट्स मौजूद है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा लिटरेरी सोर्स है वो है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, जैसे हमने आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात करी थी धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास के बारे में, ठीक है, जो रूल बुक थी, जो एक एम्पायर को रन करने के लिए इंफॉर्मेशन देती है हमको, ठीक है, वैसे ही आपके अर्थशास्त्र भी है। अर्थशास्त्र भी आपके इकोनॉमी से रिलेटेडली या फिर दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेडली आप इसको कह सकते हो रूल बुक, ठीक है, कि इकोनॉमी या सोसाइटी को कैसे रन करना है, ठीक है। अब अर्थशास्त्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, लिटरेरी सोर्स के अंदर अर्थशास्त्र को क्यों इंक्लूड करा जाता है, इसके पीछे के रीजंस क्या है। इसके पीछे के रीजन ये है कि जो चालुक्य थे, ठीक है, माना जाता है चालुक्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य के एक मिनिस्टर थे, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जब चालुक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे तो कुछ इंफॉर्मेशन आपके मौर्यन एम्पायर की भी अर्थशास्त्र के अंदर हमको मिल सकती है, ठीक है, और इसीलिए हमने इसको आपके सोर्सेस के अंदर लिटरेरी सेक्शन के अंदर रखा है, ठीक है दोस्तों, नोट करते हुए चलना। इसके बाद और कुछ लिटरेरी सोर्स, कुछ लिटरेरी टेक्स्ट हमारे पास है जिससे हम मौर्यन एम्पायर के लिए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र के बारे में बात करी, ये दोनों मेजर चीजें हैं, ठीक है, मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज है जिससे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि बहुत से ट्रेडिशंस प्रिवेल करते हैं, ठीक है, आप जानते होंगे आपके बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैनिस्ट ट्रेडिशन, ये सभी प्रिवेल करते हैं और इनके अपने अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, अपनी अपनी इनके आप कह लीजिए इंफॉर्मेशन को ये मेंटेन करके रखते हैं। जब हम इन पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैना की जैनिस्ट टेक्स्ट, पुराणिक आपके टर्म्स की पुराणिक लिटरेचर, इन सभी से भी हमको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, क्योंकि ये तीनों ट्रेडिशन भी उस समय पर ही प्रिवेल कर रहे थे। और जब आप देखोगे कि आज के टाइम पे भी जैसे हम देखोगे कि बहुत सी चीजें हैं जो आपके साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपने कंप्लीट वैक्यूम में चलती हो, उसके अंदर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इधर से उधर एक्सचेंज होती रहती है। तो उस समय पर भी ऐसा ही था, तीन टेक्स्ट थे आपके, तीन लिटरेरी सोर्सेज थे और इन तीनों में भी मौर्यन एम्पायर का आप देखोगे मेंशन मिलता है, वहां से भी हमको थोड़ी बहुत इन्फो मिलती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने आपसे बात करी थी कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस की, ठीक है, इंस्क्रिप्शन आपके आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है, बहुत से एम्पायर्स में आर्कियोलॉजिकल मटेरियल के तौर पे इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन आपके
आप मौर्यन एम्पायर में जो इंस्क्रिप्शन है वो यूनिक है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसके पीछे के रीजंस क्या है? आपके मौर्यन एम्पायर के इंस्क्रिप्शन में ऐसा क्या था कि वो इतनी ज्यादा यूनिक हुई? ठीक है दोस्तों, मौर्यन एम्पायर की जो इंस्क्रिप्शंस थी बहुत से, इसके अंदर भी आप देखोगे कि दो तरीके की इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, एक है आपकी नॉर्मल इंस्क्रिप्शन जो कि हर एक एम्पायर में, हर एक किंगडम में, हर एक सिविलाइजेशन में मिलती है। ठीक है, जिससे एक नॉर्मल इंस्क्रिप्शन के तौर पे कहा जाता है। लेकिन दूसरी है आपकी जो यूनिक है वो है अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, इसको याद जरूर कर लेना, इसको जरूर आप अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि वन वर्ड में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन में ऐसा क्या है कि वो नॉर्मल इंस्क्रिप्शन से अलग है। ठीक है, अशोका अपनी इंस्क्रिप्शंस को आप देखोगे नेचुरल रॉक या फिर आपके पॉलिश्ड पिलर्स। अशोका अपने मैसेज को, छोटे से छोटे मैसेज को और बड़े से बड़े मैसेज को, वो नेचुरल रॉक या तो जो ऑर्डिनरी नेचुरल रॉक होता है वो उसके ऊपर अपने मैसेज को इंस्क्राइब करवाते हैं। ठीक है, वहां पे इंस्क्राइब करवाते हैं, या फिर वो इंस्क्राइब करवाते हैं पॉलिश पिलर्स पे। एक नेचुरल रॉक को पॉलिश करा के उसके ऊपर अपने मैसेज को इंस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी वे है, ये एक ऐसी वे है आपके मैसेज ट्रांसमिशन की जो हमने आज तक और किसी ट्रेडिशन में नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, और इसीलिए इसको एक यूनिक फीचर के तौर पर भी डेजिग्नेट करा गया है। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं, जब मैसेज इंस्क्राइब करा जाता है किसके लिए और क्या? ठीक है, ये दोनों चीजें जानने की जरूरत है, क्योंकि वन वर्ड में वापस से पूछी जा सकती है। तो किसके लिए? तो इसका आंसर है अपने सब्जेक्ट्स के लिए। जो मैसेज इंस्क्राइब करवाया जाता था अशोका द्वारा, वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए इंस्क्राइब करवाया जाता था। और किस लिए? ताकि आपकी जो सोसाइटी है वो एक ऑर्डर के अंदर चले। ठीक है, आपके मैसेज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती थी? बहुत सी चीजें थी कि आपके जो ब्राह्मणाज है उनकी रिस्पेक्ट करो, जो आपके कह लीजिए जो एल्डर है उनकी रिस्पेक्ट करो, दूसरे रिलीजन को अच्छे से ट्रीट करो, अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो ऐसे बहुत से मैसेज थे जो कि अशोका अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर इंस्क्राइब करवाते थे। ठीक है, और इस मैसेज को जो लोग ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करते थे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिसेमिनेट करते थे, वो आपके धम्मा महामता। ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा, आपने ये वर्ड नोटिस किया होगा अपनी बुक के अंदर। ठीक है, धम्मा महामता। धम्मा महामता कौन है? धम्मा महामता ऐसे ऑफिसर्स हैं जो धम्मा को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, धम्मा को ज्यादा से ज्यादा एरिया में स्प्रेड करते हैं। लेकिन धम्मा क्या है? जो स्प्रेड कर रहे हैं, जो धम्मा को स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन धम्मा क्या है? धम्मा भी तो पता होना चाहिए। तो धम्मा का अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं तो धम्मा का लिटरल मीनिंग है ड्यूटी। हर एक पर्सन की, हर एक सब्जेक्ट की, एक रूलर की, एक ऑफिसर की, एक मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या है? ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैसेज के अंदर इंस्क्राइब करा जाता है। और ये धम्मा महामता ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करते हैं ताकि सोसाइटी का हर एक सब्जेक्ट समझ सके उनकी ड्यूटी क्या है। ठीक है दोस्तों, ये हैं कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज जो हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, इसी आपके टॉपिक का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसी टॉपिक से जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका डिस्कस द मेन फीचर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए कि मौर्य अपने आप को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे। ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर कैसा था। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप देखोगे कि दोस्तों किसी भी एम्पायर के अंदर जो एक चीज कॉमन रहती है वो होता है कि जो मौर्यन किंग होता है वो एक सेंटर पर होता है। ठीक है, और वो ही अपने एम्पायर का आप कह लो बेस होता है। ठीक है दोस्तों, वो ही टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद जो आप कह लीजिए कि हर एक एम्पायर के अंदर
कुछ आपके कह लीजिए कि पावर को डिवाइड करा जाता है, ठीक है, आपके डिसेंट्रलाइजेशन कह लीजिए एक तरीके से, ताकि आपके जो सेंटर है, जो बेस है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना हो, ठीक है, वो ज़्यादा आप कह लीजिए कि ओवरलोड ना हो जाए उसके ऊपर। तो हर एक एम्पायर के अंदर कुछ ऐसी कमिटीज होती हैं, कुछ ऐसे आप कह लीजिए सेंटर्स होते हैं जहाँ पे दूसरे तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता रहता है एक पूरे एम्पायर को अच्छे से रन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। जब उसके बारे में बात करते हैं तो आपके मौर्यन एम्पायर में भी ऐसे ही कुछ सेंटर्स थे, ठीक है। ये सेंटर्स हैं आपके पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुबनसिरी, ठीक है। आपके मौर्यन एम्पायर में ऐसे 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे जो मौर्यन एम्पायर को अच्छे से रन करने के लिए हेल्प करते थे, ठीक है। पहला है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा आपकी कैपिटल सिटी थी। कैपिटल सिटी मींस जहां पे सारा काम होता था, जहां पे आपका आप कह लीजिए पैलेस, किंग का पैलेस होता था, ठीक है। तो वो तो एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर होना ही है। इसके बाद आप देखोगे कि बाकी के जो 4 आपके ये पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, इनकी भी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। कोई आप कह लीजिए कि गोल्ड प्रोक्योरमेंट के लिए है, कोई आपके चीप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए है। चीप कम्युनिकेशन इन द सेंस जो आपके कह लीजिए ट्रेडिंग वाला हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग वाला पर्पस। तो ये सभी पॉलिटिकल सेंटर भी ऐसे नहीं है, पॉलिटिकल सेंटर को ऐसे नहीं अडॉप्ट कर लिया जाता, ठीक है, कि जैसे आज आपकी बहुत सी स्टेट्स हैं, लेकिन हर एक स्टेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ स्टेट्स आपके हब हैं, ठीक है। आपके कुछ ऐसे ही हब्स वहां पर भी थे जो आप कह लीजिए कि मेन थे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से चल पाता था, कोई भी आपकी चीजें हैम्पर नहीं होती थी, ठीक है। तो ये जो 4 आपके कह लीजिए प्रोविंशियल सेंटर्स थे, ये इन सभी कामों के लिए, चीप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, गोल्ड प्रोक्योरमेंट करने के लिए काम आते थे। और वहीं पे जो कैपिटल थी वो थी आपकी पाटलिपुत्रा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आप देखोगे कि आर्मी, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी कि एक एम्पायर या एक किंगडम को रन करने के लिए आपकी आर्मी कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। तो वहीं पे आप देखोगे कि उसी एरिया में मौर्यन एम्पायर ने भी बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए इतनी ज़्यादा उनके अंदर डेवलपमेंट थी कि उन्होंने कमिटी बनाई हुई थी। मैगस्थनीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बात करी थी, मैगस्थनीज जो हमारे लिए एज अ सोर्स है, ठीक है। मैगस्थनीज हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि मौर्यन एम्पायर में आर्मी सिस्टम को अच्छे से रन करने के लिए एक कमिटी थी, ठीक है। एक कमेटी एस्टैब्लिश करी गई थी आर्मी सिस्टम के लिए। उस कमेटी की 6 सब कमेटी थी, मतलब कि पहले कमेटी 1, उस कमेटी की आपके 6 पार्ट ABCDE एंड F, ठीक है। आपके 6 सब कमिटीज थी, एक कमेटी के बाकी और 6 कमेटियां थी, वो आपके आर्मी प्रोसेस को और अच्छे से चलाती थी, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं 6 सब कमिटीज की, तो वो कमिटीज कौन सी थी, ठीक है। आप देखोगे कि नेवी सेक्टर को रन करने के लिए, नेवी एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, ठीक है। आप कह लीजिए कि नेवी के अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, आपके कब ट्रेडिंग होने वाली है, कब वॉर के अंदर अटैक करना है, या आपके वेपन्स को कब प्रोक्योर करना है, या आपकी दूसरी चीजों को कब प्रोक्योर करना है, ठीक है। तो नेवी एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है और इसके लिए एक पर्टिकुलर आपकी कमिटी रिस्पॉन्सिबल रहती है, कमिटी 1। नेवी को लेकर जो कोई भी काम होगा, ठीक है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कमिटी 1। आपकी कमिटी 2 नेवी के बाउंड्रीज के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर इंटरफेयर कर पाएगी, ना ही कमिटी 1 कमिटी 2 के जुरिस्डिक्शन के अंदर इंटरफेयर कर पाएगी, ठीक है। मतलब कि ये कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड रहती हैं और अपने अपने सेक्टर के अंदर कंप्लीटली बाइंड अप रहती हैं, ठीक है। तो जो कमिटी 1 है वो रिस्पॉन्सिबल है नेवी प्रोविजंस के लिए, जो कमिटी 2 है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस क्या है?
ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन एक ऐसा सेक्टर है जो हर एक जगह पे, हर एक सेक्टर के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराता है। फॉर एग्जांपल वेपनरी ट्रांसपोर्ट होनी है तो इस पे बात आएगी सेकंड कमेटी को। आपके कोई कैवलरी ट्रांसपोर्ट होनी है, सेकंड कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी। कोई दूसरे मटेरियल ट्रैवल कराने हैं तो सेकंड कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, मतलब कि जितने भी आपके ऐसे सेक्टर्स हैं आर्मी के अंदर जहां पे ट्रांसपोर्टेशन करवाना हो किसी भी पर्टिकुलर चीज का, कोई भी चीज हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कमेटी नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कमेटी आती है फुट सोल्जर्स की। फुट सोल्जर्स को लेकर कोई भी काम हो गया, ठीक है, फुट सोल्जर्स के लिए मेडिसिन, फुट सोल्जर्स के लिए आपके हटमेंट्स या आपके मेडिकमेंट्स या फिर आपके वेपन्स, कैवलरीज, जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ वो कमेटी नंबर 3 देखेगी। ठीक है, कोई अगर गलत भी काम होता है तो उसके लिए भी कमेटी नंबर 3 ही रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब कि कमेटी 1 ने क्या कर रखा है, मैगस्थनी सबको बताता है कि एक कमेटी है, उसके अंदर 6 सब कमिटीज हैं और हर एक कमेटी, हर एक पर्टिकुलर 6 कमेटी के पास अपने अपने सेक्टर हैं और वो अपने जुरिडिक्शन के अंदर बाइंड अप रहते हैं और उनके पास अपने अपने एरियाज हैं जहां पे उनको काम करना पड़ता है। कमेटी 4 रिस्पॉन्सिबल रहती है हॉर्सेस के लिए, हॉर्सेस की मेंटेनेंस, हॉर्सेस की प्रोवाइडेंस, ठीक है, बाकी जो चीजें हो गई हॉर्सेस को लेकर, वो कमेटी नंबर 4। फिर चैरियट्स, चैरियट्स का कितना ज़्यादा मेंटेनेंस हो रहा है, कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, वो कमेटी नंबर 5 देखेगी। उसके बाद लास्ट चीज जो हमने आपके लास्ट वीडियो के अंदर बात भी करी थी, जो आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट बेस है, आपके एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के लिए जो कमेटी कंसर्न रहती थी वो थी कमेटी नंबर 6। कमेटी नंबर 6 देखेगी एलिफेंट्स की जरूरत कहाँ पे है, कितनी ज़्यादा जरूरत है, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी क्वांटिटी कितनी अच्छी है, वो सभी कमेटी नंबर 6 देखेगी। मतलब कि आर्मी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए 6 अलग अलग कमेटी बनाई हुई थी जो हर एक सेक्टर को अपने तरीके से रन करती थी। ये सभी कमेटी किसको रिस्पॉन्सिबल होती थी? किंग को। ये किंग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और क्या चीजें थी आपके मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? जब दूसरे रूलर आए, जैसे अशोक, बहुत से रूलर्स क्या होते हैं, कुछ रूलर होते हैं जिनकी पॉलिसी एग्रेसिव रहती है कि हम तो सब कुछ लड़ाई से ही कर लेंगे, ठीक है, जितने भी किंगडम्स हैं उनको ऐसे ही जीत लेंगे। कुछ आपके रूलर्स होते हैं जिनकी पॉलिसी मॉडरेटिक होती है, वो मॉडरेट्स होते हैं, दूसरों को परसुएशन पे लेके आते हैं, ठीक है, परसुएड करते हैं, वो कोएर्सिव नहीं होते इतने ज़्यादा। ऐसे ही अलग अलग आपके रूलर्स होते हैं और उनकी पॉलिसी अलग अलग होती है, ठीक है। वहीं पे आप देखोगे अशोका एक ऐसे रूलर थे, अशोका की अपनी पॉलिसी थी। अशोका की क्या पॉलिसी थी? अशोका की पॉलिसी थी प्रोपेगेशन ऑफ धम्मा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बताया था धम्मा क्या है, धम्मा है आपकी ड्यूटी, ठीक है। मतलब कि अशोका अपने एम्पायर को कैसे मेंटेन करके रखते थे, वो लोगों को उनकी ड्यूटीज बताते थे, धम्मा को प्रोपोगेट करते थे, सभी को उनकी ड्यूटीज पता होनी चाहिए। अगर एक पर्सन को अपनी ड्यूटी ही नहीं पता तो वो सोसाइटी के अंदर अपने काम कैसे करेगा, ठीक है, लॉजिक वाली बात है, कोई भी समझ सकता था। वो ही चीज अशोका ने भी समझी और उसी चीज को अशोका ने अपने एम्पायर के अंदर प्रोपोगेट करवाया, ठीक है दोस्तों। उन्होंने धम्मा का प्रोपोगेशन करवाया। धम्मा का प्रोपोगेशन कैसे करवाया उसके बारे में भी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी। धम्मा महामता को अपॉइंट करा। धम्मा महामता आपके ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि मौर्यन एम्पायर के अंदर धम्मा को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कराते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। वो पर्सनैलिटीज आपके होते हैं धम्मा महामता, जिनको स्पेशली अपॉइंट करा गया था अशोका द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क के लिए, वो था आपके धम्मा को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज जो आपके मौर्यन एम्पायर को हाईलाइट के अंदर लाती है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर को हाईलाइट के अंदर लाने वाली एक और चीज वो है मौर्यन एम्पायर की सिग्निफिकेंस, ठीक है। मौर्यन एम्पायर किसी भी चीज के लिए, इंडियन सिविलाइजेशन या इंडियन हिस्ट्री के लिए मौर्यन एम्पायर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों? मौर्यन एम्पायर से बहुत सी ऐसे आपके आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स
आर्कोलॉजिकल मटेरियल अटैच्ड हैं जो कि मौर्यन एम्पायर की इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर मौर्यन एम्पायर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे मेंटेन है। ठीक है, मौर्यन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए कि प्रॉस्पेरस माना जाता था और बहुत से आपके रूलर्स उस समय पे ऐसे थे जिनको आज भी प्रीच करा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए बहुत सी कमिटीज अपॉइंट करी हुई थी, सेंटर्स बनाए हुए थे और आपके ऑफिसर्स अपॉइंट करे हुए थे। मतलब कि कंप्लीट चीज़ें बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट करी गई थी और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही फ्लुएंटली चल रहा था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज आपके साथ टॉपिक नंबर 3 एंड अर्ली एम्पायर डिस्कस करा, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, इससे आने वाले 2 पर्टिकुलर मेजर क्वेश्चन के बारे में हमने बात करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अब आप यहाँ तक आए हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।